साथियों नमस्कार। मैं सी अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम और आप एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो इस समय हम सभी प्रोफेशनल्स के लिए, हमारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो विषय है फॉर्म नंबर 10 BD एंड फॉर्म नंबर 10 BE। अब हम देखेंगे कि फॉर्म नंबर 10 BD क्या है और फॉर्म नंबर 10 BE क्या है। मैं थोड़ा सा आपको उसकी बैकग्राउंड में बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि जो भी हमारे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सोसाइटी में रजिस्टर्ड हों, चाहे वो हमारे ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड हों, अगर कोई डोनर किसी संस्था को डोनेशन देता था तो जो संस्था डोनेशन लेने वाली है वो उस डोनर को सेक्शन 80G के अंतर्गत एक रसीद उसको काट के देती थी और उस रसीद के आधार पर वो जो डोनर है अपनी आयकर की विवरणी में उस 80G का डायरेक्शन ले लिया करता था। ये सारी बातें मैं आपको लगभग आज से 10 साल पहले की बता रहा हूँ, जिस समय कि हम लोग मैनुअल रिटर्न दाखिल किया करते थे। उस समय संस्थाएं 80G की रसीद जारी करती थी और उस 80G की रसीद को आयकर विवरणी के साथ अटैचमेंट किया जाता था। उसको आयकर अधिकारी वेरीफाई करता था और उसके आधार पर 80G का बेनिफिट जो है दान देने वाले व्यक्ति को दे दिया जाता था, चाहे 50% हो चाहे 100% हो। इसके बाद सन 2008-9 से गवर्नमेंट ने पेपरलेस रिटर्न स्टार्ट की। पेपरलेस रिटर्न में गवर्नमेंट ने करदाताओं से कहा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दाखिल करेंगे, हम आपको ये मानते हो कि सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं, हम आपको उसका क्लेम दे देंगे। तो अब पेपरलेस रिटर्न में कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होता था और 80G में भी इस तरीके की बातें आने लगी। 80G में भी इस तरह की बातें आने लगी। पेपरलेस रिटर्न जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, उसका कुछ लोगों ने, सोसाइटी के कुछ लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। बहुत से लोग ऐसे होते थे जो 80G का कोई डोनेशन करते नहीं थे, लेकिन पेपरलेस रिटर्न का फ़ायदा उठाते हुए अपनी रिटर्न में उसको डोनेशन को क्लेम करते थे और एक अननेसेसरी में कंट्री बेनिफिट लेते थे। 80G का बेनिफिट लेते थे, 50% का जो डोनेशन था या 100% का डोनेशन था उसको अपनी आय में से उसको वो जो है लेते थे और अपना टैक्स की सेविंग करते थे। इस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए ये इस तरीके की कंप्लेंट्स गवर्नमेंट पर काफ़ी सालों से आ रही थी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, जिससे कि सिस्टम में पूरी आपकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और एक्यूरेसी रही, क्योंकि पेपरलेस रिटर्न में कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं था जिससे कि ये पता लगाया जा सके इस अमुक व्यक्ति ने 80G का डोनेशन दिया है या नहीं है और इसने जो अपनी आयकर की विवरणी में जो क्लेम इसने किया है वो सही है या नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2020 में सेक्शन 80G में आमूलचूल परिवर्तन किए, सेक्शन 11 में भी आमूलचूल परिवर्तन किए, जिसकी कि पूरी सीरीज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अगर आप उस सीरीज़ को देखना चाहें तो उसमें आपको चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित सारे चैप्टर डिटेल में आपको मिल जाएंगे। आज हम जो है धारा 80G की बात करेंगे। तो धारा 80G में भी उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किए। उन्होंने ये देखा कि जो डोनेशन देने वाला व्यक्ति है उसने अपना डोनेशन जेन्युइन तरीके से दिया है या नहीं, और जो संस्थाएं जो डोनेशन लेती हैं उन पर भी उन्होंने तमाम तरह की लगाम लगाई है। आपने देखा होगा पिछले 8-9 वर्षों से हर साल चैरिटेबल और इंस्टीट्यूशन पर हर साल अमेंडमेंट आता है। गवर्नमेंट का एक ही ऑब्जेक्ट है कि जो संस्थाएं हैं जो चैरिटी का कार्य करती हैं वो जेन्युइन तरीके से कार्य करें, उसमें किसी भी तरीके का फर्जीफिकेशन ना हो। इस फर्जीफिकेशन को रोकने के लिए ही गवर्नमेंट इस बार फॉर्म नंबर 10 BD लेकर आई। जो फॉर्म 10 BD है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसमें किस तरीके के कॉलम है और उसका किस तरीके से हमको फॉर्म फाइल करना है। फॉर्म 10 BD जस्ट लाइक ए TDS रिटर्न, जैसे कि हम अपना TDS का रिटर्न दाखिल करते हैं और हमको 26 ईयर्स में अगर हमारे पास 26 ईयर्स में अगर हमारा TDS आ रहा है तो हमको उसका TDS का बेनिफिट मिलता है। अगर 26 ईयर्स में हमारा TDS नहीं बोल रहा है तो हमको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट ने जो संस्थाएं दान देती हैं उनको एक जो ऑब्लिगेशन दे दिया कि आपने जो भी डोनेशन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया है उस सारे डोनेशन का आपको एक स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन बना के फॉर्म नंबर 10 BD में हर साल के
ख़त्म होने के बाद 31 मई तक दाखिल करना होगा। जैसे इस साल में 1 अप्रैल 21 से गवर्नमेंट ने प्रोविज़न लागू किया है, तो 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक जो भी डोनेशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को प्राप्त हुए हैं जो सेक्शन 80G में रजिस्टर्ड हैं, उन सबको अपने डोनेशन की डिटेल 31 मई 2022 तक गवर्नमेंट के पोर्टल पर दाखिल करनी होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट के पोर्टल पर ये इस तरीके से कैसे दाखिल होंगी। सबसे पहले एसएससी को अपना लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर फॉर्म नंबर 10B सेलेक्ट करना होगा। फॉर्म नंबर जो 10B है उसमें उसके 3 पार्ट हैं। एक तो है इसमें पार्ट 1 तो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है। उसमें एसएससी का नाम है, एसएससी का पेन नंबर है, एसएससी का एड्रेस है जो कि ऑटो फिल होकर आ जाएगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है पार्ट बी। अब हम ये देखेंगे कि पार्ट बी में हमको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो पार्ट बी में मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें आता है सीरियल नंबर। हमको सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जितने भी हमारे डोनेटर्स हैं, जिन लोगों ने हमको डोनेशन किया, हमको सीरियल नंबर का उस तरीके से काम करना है। एक इसमें सेकंड कॉलम है प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो कि अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में लागू नहीं होगा, जो 1 अप्रैल 22 के बाद ही लागू होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ये कॉलम लागू होगा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस समय इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। इसके बाद आता आईडी कोड। ये कॉलम सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आईडी कोड में सबसे पहले तो उन्होंने ऑप्शन दिया कि पैन नंबर। जो भी संस्थाएं डोनेशन ले रही हैं वो अपने हर डोनेशन देने वाले का पैन नंबर अपने पास रखें, जिससे कि जिस समय अपना रिटर्न दाखिल करें वो उसका पैन नंबर मेंशन कर सकें। अगर वो पैन नंबर उसका मेंशन करेंगी, उसी पैन नंबर के आधार पर जो व्यक्ति डोनर है उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास पैन नंबर नहीं है तो गवर्नमेंट ने इसमें और भी कई ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें आधार नंबर है। आधार नंबर के अलावा इसमें पासपोर्ट नंबर भी है, इलेक्शन का जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है और राशन कार्ड है। अगर कोई फॉरेन नेशनल्स है तो उसके लिए टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। यानी कि अगर हम इंडियन लोगों की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ने 6 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ पैन नंबर, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद दिया हुआ पासपोर्ट, इसके बाद इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है तो आप इनमें से कोई भी इसको मेंशन कर सकती हैं। इसके बाद इन्होंने यहाँ दिया हुआ है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का मतलब है कि जो आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास है वो आपको उसमें दाखिल करना है। इसके बाद इन्होंने दिया सेक्शन कोड। सेक्शन कोड में इन्होंने 80G का सेक्शन कोड भी है। सेक्शन 35 की जो लोग साइंटिफिक रिसर्च वगैरह कार्य करते हैं वो सेक्शन 35 में जाएंगे। तो आज हम चूँकि 80G की बात कर रहे हैं तो इसमें 80G भी है, सेक्शन 35(1)(a) भी है। इसके बाद आता है इसमें यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। आपके पास जो 80G का सर्टिफिकेट जो नए उसमें आया है, जो नई रजिस्ट्रेशन में आया, तो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें है, तो आपको इसमें यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालना होगा। इसके बाद इसमें आता है डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक बार ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रस्ट थे 1 अप्रैल 2021 से पहले जो एग्जिस्टिंग हमारे ट्रस्ट थे, जिन लोगों ने अपना रिन्यूअल करा लिया है, तो उनको तो 1 अप्रैल 2021 से ही 80G का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रस्ट 1 अप्रैल 2021 से पहले सेक्शन 12(a) में रजिस्टर्ड थे, उन्होंने 1 अप्रैल 21 के बाद अपना सेक्शन 12(ab) में अपना रिन्यूअल करा लिया था, तो उनका तो डेट ऑफ इशूएंस 1 अप्रैल 2021 से ही हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं जो कि नए रजिस्टर्ड हुए हैं, जिन लोगों ने नए तरीके से अपना सेक्शन 12(ab) में या सेक्शन 80G में अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, तो उनको डेट ऑफ इशूएंस उस डेट से होगा जिस डेट से आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के बीच में है कि आप ये सपोज करिए कि कोई संस्था 1 अप्रैल से पहले की बनी हुई है, लेकिन उसने अपना 80G के लिए अप्लाई सपोज करिए कि 15 दिसंबर को अप्लाई किया है, तो जो वहाँ से डेट ऑफ इशूएंस आएगी वो 15 दिसंबर की ही आएगी। तो 15 दिसंबर के बाद की ही डिटेल आपको इसमें दाखिल करनी है, क्योंकि डेट ऑफ इशूएंस उससे पहले नहीं हो सकती है। यानी उससे पहले की जो डोनेशन है उस पर आपको किसी भी तरीके का 80G का बेनिफिट डोनर को नहीं मिलेगा। जिस दिन आपको डेट ऑफ इशूएंस है उसके बाद ही आपको 80G का डोनेशन का बेनिफिट डोनर को मिलेगा। इसके बाद इसमें आता है नेम ऑफ द डोनर। जो आपको डोनर है
उसका आपको उसका नाम देना है, एड्रेस, उसका एड्रेस देना है, जो भी उसका प्रॉपर एड्रेस आपके पास है। अमाउंट ऑफ डोनेशन, जो उसने आपको डोनेशन का अमाउंट दिया है वो देना है आपको। इसमें फिर इनका एक कॉलम है मोड ऑफ, इसमें जो डोनेशन का जो उन्होंने कॉलम दिया है उसमें है मोड ऑफ डोनेशन। मोड ऑफ डोनेशन का मतलब ये है कि आपका डोनेशन इन कैश है, इन काइंड है, या आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में है। यानी कि अगर आपको डोनेट्स ने मतलब नकद में डोनेशन दिया है, ये आपको इन काइंड में भी बहुत से डोनेशन देते हैं। जैसे कोई संस्था है, आपने किसी संस्था को खाने पीने का सामान दे दिया, या कोई वस्त्र वितरण दे दिए, या आपने दवाई वितरित कर दी, तो उसको कहते हैं इन काइंड। अगर आपने इन काइंड में डोनेशन दिया है तो इन काइंड में आएगा, नकद में डोनेशन दिया तो नकद में आएगा, और अगर आपने RTGS या चेक के माध्यम से डोनेशन दिया तो चेक में आएगा। तो ये हमको इसमें कॉलम भरना होगा। इसमें सबसे लास्ट का कॉलम है अमाउंट ऑफ डोनेशन, तो हमको अमाउंट ऑफ डोनेशन भी भरना होगा। अब एक इसमें कॉलम और आता है डोनेशन का, इसमें हमको दिए हुए कॉर्पोरेट डोनेशन है हमारा, या स्पेसिफिक ग्रांट है, या हमारा अदर्स है। यानी कि अगर आपको किसी व्यक्ति ने कॉर्पोरेट डोनेशन दिया है, कॉर्पोरेट डोनेशन का मतलब ये होता है कि उसने उसमें आपको एक लेटर दिया होगा कि भाई मैं आपको डोनेशन आपकी संस्था को दे रहा हूँ, वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए दे रहा हूँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, स्कूल की बिल्डिंग हो, या कोई गाड़ी खरीदनी हो, उसके लिए आपको कॉर्पोरेट डोनेशन दिया गया है तो आपको कॉर्पोरेट में भरना है। और अगर आपको जनरल डोनेशन है तो आपको अदर्स में भरना है। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट मिली है तो आपको स्पेसिफिक आपको ग्रांट में भरना है। इन कॉलमों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय बाद ही आपका फॉर्म नंबर 10B जो कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो भी एक नई फॉर्मेट में इशू होगा। और उस फॉर्म नंबर 10B में आपको ये सर्टिफाई करना होगा कि आपको कितना डोनेशन मिला था, किसकी आप डिटेल दे चुके हैं। यानी कि आपको एक उसका रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बना के गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करना होगा। तो इस फॉर्म नंबर 10BD को आप लोगों को बहुत सावधानी से भरना होगा। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आपके पास 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच जो भी डोनेशन आपको रिसीव हुए हैं उन सबको डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी क्वांटम निर्धारित नहीं किया है कि इस पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर आपको डिटेल देनी है या नहीं देनी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात और भी बता देना चाहूँगा कि अगर आप पूरे डोनेशन की डिटेल नहीं दे पाते हैं, जैसे सपोज करिए कि आपने 1 करोड़ रुपये का डोनेशन पूरे साल में प्राप्त किया और उसमें से आप केवल 80 लाख रुपए की डिटेल गवर्नमेंट को फॉर्म नंबर 10BD में दे पाए, 20 लाख रुपए की डिटेल आप अगर गवर्नमेंट को नहीं दे पाए तो गवर्नमेंट उसको सेक्शन 115 BBC में एनोनिमस डोनेशन मान सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मानेगी, मान सकती है। एनोनिमस डोनेशन में भी नियम ये होता है कि आपको जो भी टोटल डोनेशन प्राप्त हुआ उसका 5% या 1000, 1 लाख इन दोनों में से जो भी अधिक है उसको आपको छूट मिल जाती है। यानी कि आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। यानी कि 1 करोड़ के डोनेशन में अगर आप 80 लाख की डिटेल दे देती हैं और 20 लाख की डिटेल नहीं दे पाती हैं तो आपको केवल 5 लाख रुपए की छूट मिलेगी, जो इसको कि हम एनोनिमस डोनेशन मानते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति का नाम पता हमारे पास आइडेंटिटी उसकी मौजूद नहीं है। तो आप अधिक से अधिक लोगों से नाम पता आइडेंटिटी लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने नहीं लिया तो आपके पास 115 BBC में आपके ऊपर 30% टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है। तो मेरा आप सभी इंस्टीट्यूशन से, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप सभी लोग एक अच्छा कार्य करते हैं, चैरिटी का कार्य करते हैं। आप भारत सरकार के साथ एक नेशन बिल्डिंग में एक पार्टनर हैं, आप उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा कार्य करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त हैं। उन्हीं को देखते हुए सरकार ने ये नियम बनाया है जिससे कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहे और एक्यूरेसी रहे। तो आप सभी लोगों का अपना आइडेंटिफिकेशन लें। जो लोग आपको डोनेशन देते हैं उसमें उन्होंने 5% तक की आपको एनोनिमस की छूट दे रखी है। इसके अलावा भी जो व्यक्ति रह जाते हैं उनका अगर आपके पास नेम और एड्रेस मौजूद रहता है तब भी आपको गवर्नमेंट उसकी आपको छूट दे सकती है कि आपको उसको एनोनिमस नहीं माना जाए। एनोनिमस का मतलब होता है नेमलेस, यानी कि जिस व्यक्ति का नाम नहीं है उसको हम एनोनिमस मान सकते हैं। अगर आप 31 मई 2022 तक इसकी डिटेल नहीं दे पाते हैं तो 1 जून 2022 से आपके ऊपर सेक्शन 234F में 200 रुपये रोज़ की लेट फीस लगना शुरू हो जाएगी। लेट फीस का मतलब ये है, लेट फीस आपको वो आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा 10,000 रुपये से लेके
1 लाख रुपए तक की आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। तो मेरा सभी इंस्टीट्यूशंस के जो संचालक हैं उन सभी से अनुरोध है कि अपना जो भी डोनेशन प्राप्त किया है उसका जल्द से जल्द अपने जो भी प्रोफेशनल कलीग्स हैं उनके पास भेजें और अपना स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन दाखिल करें। आपको अगर चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन संबंधित अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक मेरी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट पर एक पूरी सीरीज़ मैंने बना के रखी हुई है, इसमें आप चाहें तो मेरी सीरीज़ को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं इसी प्रकार की आगे आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।